बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये कक्षा 6 की जो आपकी किताब है साइंस की, उसमें इकाई 5 दिया गया है तंतु से वस्त्र तक। उसमें मैं आपको ये रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ जिसमें पादप रेशे, कपास और जूट के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके अलावा एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि जो कपड़े होते हैं हमारे वो किसके बने होते हैं, धागों से बने होते हैं और धागों में रेशे होते हैं। बच्चों ये मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको इसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको बच्चों समझाऊंगा कि रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, कपास यानी कि रुई एक पादप पौधा है, पादप रेशा है। यानी कपास जो है वो क्या है, रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास के पौधे के बीज बिनौले से प्राप्त किया जाता है। यानी कपास को, यानी कि जो रेशा है वो रुई है और ये किससे प्राप्त किया जाता है, पौधे से। जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है कपास। किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, कपास से प्राप्त किया जाता है। और किस भाग से किया जाता है, उस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। बीज जो होते हैं उसको बिनौले, यानी बिनौले जो होते हैं उनको बोला जाता है। तो बिनौलों से हम कपास की प्राप्ति करते हैं और कपास जो होता है वो कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रुई हम लोग प्राप्त करते हैं, जो रुई हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है वो कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। और कपास के पौधे की कौन से भाग से, बिनौलों से प्राप्त की जाती है। अब इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। यानी कि जो कपास की खेती बच्चों हड़प्पा संस्कृति से की जा रही है और सबसे पहली खेती जो हड़प्पा में की गई थी वो कॉटन की यानी कपास की ही की गई थी। तो सबसे पुरानी फसल है ये हमारे यहाँ। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में बच्चों कपास की खेती जो है प्रमुखता से की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो खेती होती है महाराष्ट्र में की जाती है, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं जहाँ पे की जाती है। कपास की खेती के लिए बच्चों जो मिट्टी की ज़रूरत होती है, देखिए का से कपास और का से काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की ज़रूरत होती है इसके लिए। किसकी ज़रूरत होती है, काली मिट्टी। उसके अलावा उष्ण जलवायु यानी तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। यानी यदि तापमान कम होगा तो भी ये फसल नहीं हो पाएगी और ज़्यादा होगा तो भी ये फसल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके लिए जलवायु सही होना चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए बच्चों। और दूसरी चीज़ काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम चाहेंगे कि इसे किसी और मिट्टी में उगाना तो ये उस प्रकार से नहीं उग पाएगा। इसके अलावा बच्चों काली मिट्टी से नमी को अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, इसलिए नमी बनी रहने के कारण ये पौधा हमारा हरा भरा रहता है। इसलिए सामान्य वर्षा की ही आवश्यकता, यानी सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। मतलब सामान्य वर्षा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्षा भी कपास की खेती के लिए अच्छी नहीं होती। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये कपास के गोलक व बिनौला है। मतलब ये बिनौले से, देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या होता है, ये एक तरह का बीज होता है कपास के पौधे का और उसी के अंदर से ये जो निकल रहे हैं ये सब क्या है, इसी से ही हमको कपास की प्राप्ति होती है और इसी से हम ऊन बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। यानी बसंत ऋतु आती है उससे पहले हम लोग इसको खेतों में बो देते हैं और लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। देखिए कपास की झाड़ी आप देख रहे हैं, तथा फूलों से भर जाती है और हफ्ते भर में फूलों के दलपुंज गिर जाते हैं। यानी कि जो फूल होते हैं उनके जो दलपुंज होते हैं नीचे वाले, वो सारे के सारे गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जो दलपुंज होते हैं नीचे वाले, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नीचे गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल जो है दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज यानी बिनौले होते हैं। कहने का मतलब जो फल होता है जो नींबू के आकार का हमें दिखाई देता है, उसके अंदर, फल के अंदर बीज होते हैं बच्चों। कितने, 3 से 4 बीज होते हैं अंदर। कपास के 3 से 4 बीज होते हैं और उन्हीं बीजों को हम बिनौला भी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक
बिनौले की सतह से अनेक यानी सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। जो बिनौले होते हैं उनकी सतहों से बहुत सारे रेशे जो है निकलते हुए प्रतीत होते हैं और निकलते हैं, और सफ़ेद रंग के होते हैं ये रेशे। पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, पूर्ण परिपक्व फल, जब ये जो हमने बताया जो हरे रंग का जो फल होता है, जब ये पूरी तरीके से जब पक जाता है बच्चों, तो क्या होता है, ये फट जाता है, और फटने पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं, अधिकाधिक जो होते हैं कपास तंतु यानी रेशेयों से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं। यानी कि इन बिनौलों के ऊपर क्या होता है, इन बीजों के ऊपर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, इनकी सतह पर सफ़ेद रंग की, वो क्या होती हैं, वो दिखाई देने लगती हैं, और इन्हें हम कपास का गोलक भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सब दिखाई देने लगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं कपास का गोलक। यानी गोल आकार की होती हैं, नींबू के आकार की होती हैं, इसीलिए इन्हें कपास का गोलक कहते हैं। ये कपास का पौधा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो देखिए, एक मिनट बच्चों, ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह की झाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, उनमें बहुत सारे फूल लग जाते हैं, और यही फूल जो होते हैं बहुत सारे, देखिए हफ्ते भर में फूल के दलपुंज गिर जाते हैं, और हफ्ते भर में गिर भी जाते हैं। यानी 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार भी हो जाती है, यानी 2 महीने लगते हैं इस कपास की झाड़ी को तैयार होने में। ठीक है, तो यदि आपने यहाँ पे समझ पाया होगा कपास के गोलक और बिनौले से किस प्रकार से हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। आगे देखिए, क्या आपने कपास गोलकों से ढके कपास के खेतों को देखा है? देखिए, आपने नहीं देखा है तो आप इसको देखिए। कपास गोलकों से ढके कपास के खेतों को देखेंगे तो ये बर्फ़ के ढके खेतों जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई हो, क्योंकि और साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी हस्त चयन मतलब हाथों के द्वारा इनको चयन किया जाता है और फिर इनको प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक कर लिया जाता है बच्चों, और इसी को कहते हैं कपास ओटना। यानी क्योंकि जो कपास के गोलक हैं उनमें जो बीज होते हैं उनको अलग कर देंगे, और उससे क्या होगा, कपास अलग हो जाएगा हमारे और बीज अलग हो जाएंगे, और इसी को हम कह देते हैं कपास ओटना बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, और आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। रुई का उपयोग हम सूती वस्त्र यानी सूती कपड़े बनाने में, चादर और पर्दे के लिए करते हैं। गद्दा, तकिया, रजाई में रुई आपने देखा भरी जाती है हमारी रजाइयों में, और सर्दियों के मौसम में हम रुई जो है रजाई का और इन सब का इस्तेमाल करते हैं सर्दी से बचने के लिए। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ भी बनाए जाते हैं बच्चों। यानी कपास के ये प्रयोग भी हमने आपको बताया कि कपास से कागज़ बनते हैं, सूती कपड़े बनते हैं, चादरें बनती हैं, पर्दे बनते हैं। गद्दा, तकिया, रजाई में रुई जो भरी जाती है वो कपास की बनी हुई होती है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार से कपास जो है उसकी प्राप्ति की जा रही है। ठीक है, कुछ और भी जाने। देखिए, कपास के जो बीज होते हैं बच्चों, वो बिनौले से तेल भी निकाला जाता है। यानी कपास के बीजों से सिर्फ जो है बीज के ऊपर जो संरचना होती है सफ़ेद रंग की, हम उससे सिर्फ जो कपास ही प्राप्त नहीं करते, लेकिन कपास के जो बीज होते हैं उनसे तेल भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास के बीजों क्या बोलते हैं, बिनौला बोलते हैं। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को हम पशुओं के चारे के रूप में दे देते हैं, और अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इनसे पशुओं की दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। कहने का मतलब सिर्फ हम कपास के जो बीज बिनौले होते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ हम कपास के लिए ही नहीं करते, इनका इस्तेमाल हम जो है तेल निकालने के लिए भी करते हैं। और पशुओं को जब तेल निकाल लिया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, और उनको हम पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पशुओं को दे देते हैं, और इससे क्या होता है, पशु जो है पशुओं के दूध की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, देखिए बीटी कपास पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बोलते हैं बीटी कपास। बीटी कपास क्या है, एक कपास की प्रजाति है बच्चों, और आप देख रहे हैं विज्ञान की इतनी तरक्की हो रही है, और आज के इस आधुनिक तकनीक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के युग में जो है कपास की एक नई किस्म की क्या हुआ, विकास किया गया। इस कपास के पौधे में सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न
करने की क्षमता होती है, मतलब बहुत सारे सैकड़ों टॉक्सिन्स उत्पन्न करने की इसके अंदर क्षमता होती है, जिसके कारण फसलों को की कीट पतंगों से रक्षा होती है। देखिए इसमें क्या होता है, ये कि इस प्रकार की जो है फसल है और देसी कपास की तुलना में क्या होता है बच्चों, इसमें ना केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। भारत में पिछले 15 वर्षों में कई राज्यों में बीटी कपास की खेती हो रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कपास की जो खेती हो रही है, कौन से कपास की खेती की जा रही है आज की डेट में, बीटी कपास की खेती की जा रही है। और ये आधुनिक जो है कपास है जिसके द्वारा क्या होता है, इसको खेती को करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें सैकड़ों जो है टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं और जो क्या करते हैं, उन टॉक्सिन्स के अंदर क्षमता होती है कि वो फसलों में जो कीट पतंगे होते हैं उन कीट पतंगों से रक्षा करती है फसल की, यानी कहने का मतलब फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपास जो पहले जो कपास की खेती की जाती थी उसकी तुलना में आज इसकी उत्पादकता बढ़ गई है। उत्पादकता का मतलब उत्पादन ज़्यादा होने लगा है। जहाँ किसान को बहुत मेहनत करने के बाद कपास की खेती बहुत कम मिला करती थी और आज की तारीख में कपास की खेती उतनी ही मेहनत में उसे बहुत ज़्यादा कपास की खेती उपलब्ध हो जाती है। तो इसके हमने आपको बताया कि कपास जो है किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके लिए मिट्टी कौन सी ज़रूरत होती है, काली मिट्टी की ज़रूरत होती है बच्चों, और उसके लिए हमारे को किस प्रकार के जलवायु की ज़रूरत होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों, और उष्ण जलवायु होनी चाहिए, सामान्य वर्षा होनी चाहिए। इसलिए ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम कपास की खेती कर सकते हैं। और कपास की जब खेती करने के लिए मौसम कौन सा बढ़िया रहता है, बसंत ऋतु से पहले हम कपास के जो खेतों में इसको बोया जाता है कपास के बीजों को, और लगभग 2 महीने बच्चों इसको लगते हैं तैयार होने में, झाड़ी बनने में। और फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारे फूल लग जाते हैं और हफ्ते भर में इन फूलों से जितने भी दलपुंज होते हैं नीचे वाले, वो सारे के सारे बच्चों गिर जाते हैं और फिर इसमें से नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। और जब ये हरे फल दिखाई देंगे तो फिर क्या होगा, फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, आपको पता है। और बीज 3 से 4 बीज इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने बीज पाए जाते हैं बच्चों, 3 से 4 बीज, जिनको हम बिनोला कहते हैं। और इन बिलोनों की सतहों पर बहुत सारे सफ़ेद रंग की रेशे पाए जाते हैं। और फिर जब ये फल पक जाते हैं, उनके पकने के बाद क्या होता है बच्चों, कपास के तंतु जो होते हैं वो जो बिनोलों के ऊपर, यानी जब फल पक जाएगा तो फटेगा, और फटने से क्या होगा, अधिकाधिक जो कपास के तंतु और रेशे होते हैं ढके बिनौले वो दिखने लगते हैं, इसीलिए इनको कपास गोलक कहने लगते हैं। ठीक है। और जब इन कपास गोलकों को बीजों से अलग किया जाता है तो इसे कपास ओटना कह देते हैं। पहले ये हाथों से किया जाता था, अब ये मशीनों से किया जाता है बच्चों। तो ये मैंने, और कपास के बीजों को हम बिनौला बोलते हैं और बिनौले से हम तेल भी निकालते हैं। तेल निकालने के बाद जो बच जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उनको हम जानवरों को दे देते हैं और जानवरों को देने से दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और आज की तारीख में जो कपास की हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं, बीटी कपास। और बीटी कपास को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि इसमें सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, जिससे कि कीट पतंगे इसको खा नहीं पाते, इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। और कपास की खेती के लिए जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो गुजरात है हमारा, और जहाँ से मोदी जी हैं, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। तो ये आपको मैंने बताया पूरा कपास के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा जूट के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और कपास का उपयोग भी मैंने आपको बताया कि कपास के हम लोग क्या क्या बनाते हैं। कपास के विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रुई जो बनाई जाती है उससे सूती कपड़े, चादर और गद्दा, तकिया और रजाई के अंदर रुई को भरा जाता है। ठीक है। अब जूट जो है क्या है, इसको देखिए। देखिए बच्चों, ये है जूट का पौधा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। जूट ये भी एक पादप रेशा है, क्योंकि ये पौधे से प्राप्त होता है, जिसे पटसन पौधे या सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए जूट को हम किससे प्राप्त करते हैं, पटसन के पौधे से। इसी पटसन के पौधे को हम सनई भी कहते हैं, 2 नाम है इसके। लेकिन ये किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से कपास हम जो है कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं, और कौन से भाग से करते हैं, बिनौले से। और बिनौला क्या होता है, बिनौला जो है एक तरह का बीज है ना, जो कि हम कपास से प्राप्त करते हैं।
तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो जूट है वो पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः बच्चों पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता, देखिए वहाँ पे काली मिट्टी की आवश्यकता थी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। जिस प्रकार से हम वर्षा ऋतु के अंदर अपने धान की फसल को बोते हैं, उसी प्रकार से हम पटसन की फसल को बोते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट बच्चों लंबे होते हैं, यानी कि हमारे से 2 फीट लंबे। जैसे कि मनुष्य की हाइट क्या होती है, लगभग 5.5 फीट की एवरेज है, तो उससे 3.5 फीट ऊंचे होते हैं ये। लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। और सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, तो उससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो जूट है जो है पटसन और सनई के पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कौन से भाग से किया जाता है बच्चों, तने से प्राप्त किया जाता है। अब ये तने से प्राप्त करने के लिए हमें इसको उगाने के लिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होगी, और जब ये इसको हम बो देंगे तो 8 से 10 फीट ये लंबे हो जाते हैं, और लगभग 3 महीने का समय लगता है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, पीले रंग के फूल लग जाते हैं। और पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं, मतलब जैसे ही इसमें फूल लगेंगे इसको काट लेना है हमको, क्योंकि यदि हमने इसे इस समय नहीं काटा तो क्या होगा, इसके तने मजबूत होते चले जाएंगे और फिर इससे जूट के रेशे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। यानी जब पुष्पन अवस्था होती है, जब इसमें फूल निकल आते हैं बच्चों, फूल निकलने के दौरान ही हम इसको काट लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि इस समय इसका जो तना होता है वो लचीला होता है, ठीक है, और लचीला होने के कारण इससे आसानी से मजबूत रेशे और लचीले रेशे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, क्या आपने पटसन पादप के तने से जूट के रेशों को अलग करते देखा है? देखिए, यदि देखा तो नहीं होगा, लेकिन आप गूगल की मदद से देख सकते हैं। फसल की कटाई के पश्चात क्या होता है बच्चों, पटसन पादपों की शाखाओं और पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब तथा किसी स्थान पर रुके जल में डुबोकर रख देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब फसल इसको काट लेंगे हम पटसन के पौधे को, काटने के बाद क्या करना है, पटसन पादपों की शाखाओं और पत्तियों की सफाई कर लेनी है, और सफाई करने के बाद उनके बंडल बांध लेने हैं। बंडल बनाने के बाद उनको तालाब में या जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ डुबो कर रख देना है। अब डुबोने से फ़ायदा क्या होगा, 4 से 5 दिनों के बाद होगा क्या बच्चों, आप देखेंगे पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं। मतलब पानी में यदि आप पौधे को डुबो कर रखेंगे कई दिनों तक, तो वो ऑटोमेटिकली उसके भाग जो है गलने लगेंगे। मुलायम भाग पहले गलेंगे और जो हार्ड भाग होंगे, कठोर, उसको समय लगेगा, और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जीवाणु हर जगह जो है व्याप्त हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए जल के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, पौधे को सड़ा और गला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम पटसन की रेटिंग कहते हैं बच्चों। पटसन की रेटिंग यदि आपसे पूछ ली जाए तो पौधे को, जब पटसन के पौधे को काटा जाता है और उसके तनों, उसकी शाखाओं को साफ़ करके जब हम किसी तालाब में या किसी स्थान में रुके हुए पानी में जब उसको डुबोकर 3 से 4 दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद उसमें स्पष्ट रेशे हमें दिखाई देने लगते हैं। और इसी क्रिया को, और ये जो क्रिया होती है जीवाणुओं के द्वारा होती है, और जीवाणु कहाँ होते हैं, उसी पानी में होते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि ये है पटसन की रेटिंग। ठीक है, गले हुए पटसन के तनों को हाथों से क्या करते हैं, झटका देकर पीटा जाता है। अब देखिए, हम उसको पीट कर रेशे अलग कर लेंगे हाथों से। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, प्राप्त जूट जो होते हैं वो 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, और चिकने और कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब ये गल जाएंगे, गलने के बाद इनको पानी से निकाला जाएगा और फिर इनको पीटा जाएगा। पीटने से क्या होगा, रेशे निकलेंगे, और रेशे जो होंगे बच्चों वो 6 से 8 फीट लंबे और हल्के पीले रंग के होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कपास के रेशे जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, और ये रेशे जो है पीले रंग के चिकने और कपास के रेशे होते हैं। आगे देखिए, जूट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, जूट का उपयोग हम रस्सी बनाने में करते हैं,
डलिया, बोरा, जो पट्टी, टाट पट्टी जो हम लोग इस पे बैठते हैं, ये सब बनाने में हम जूट के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियाँ बनाई जाने लगी हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है जूट के उपयोग हैं। तो मैंने आज आपको क्या बताया बच्चों कि सबसे पहले कपास की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार की मृदा की ज़रूरत होती है, किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है, और ये कौन से भाग से हम कपास के कौन से भाग से हम कपास को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जूट की बात की मैंने, और जूट जो है वो भी जो है कपास की तरह इसकी भी खेती की जाती है, लेकिन इसके लिए अलग प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और ये 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, और इसको तने से प्राप्त किया जाता है। और एक हमने पटसन की रेटिंग के बारे में आपको बताया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो रेशेदार पौधे हैं उनके उत्पादन के लिए भूमि की किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।